सर राम राज से मेरे खुश होने से क्या होता है? जो आप खुश है, भारतीय नागरिक हैं, मैं भारतीय ही खुश हूँ। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है, क्या परेशानी क्या है सब? सर उसमें चीज़ें क्लियर नहीं ना कि कौन कहाँ पे होगा। पहले भी तो इस देश में राज था, तो अगर वो इतना ही अच्छा था तो फिर आज हम यहाँ। बाबा साहब भी कहते थे यही बात, मान्यवर कांशीराम भी कहते थे यही, हमारे महामानव भी कहते थे। तो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा उनका होता है जो मेजॉरिटी में हो। लोकतंत्र में जिसकी मेजॉरिटी हो, 65% पॉपुलेशन होने के बावजूद ओबीसी अगर 27% की भीख मांग रहा है तो लानत है ओबीसी पे। हर घर पर लगा हुआ भगवा ये साबित कर रहा है कि लोग राम राज्य चाहते हैं। देखिए, जिनकी बुद्धि अपनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि राम राज्य कैसा था, अगर सबको राम राज्य चाहिए तो आप पीछे इतिहास उठाकर देख लीजिए कि आपके साथ राम राज्य में क्या हुआ करता था, किस तरह से आप लोगों की जो जीवन शैली थी वो आप देख लीजिए राम राज्य की। हम इस वक्त आज मैं फिर अंबेडकर चौक में बैठा हुआ हूं और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि एडवोकेट अशोक बसोत्रा हैं और उनके साथ कई साथी जो हैं वो उनकी सपोर्ट में यहाँ पहुँचे हैं। आज सवाल ये है कि अब भारत की राजनीतिक में जो माहौल है उसे देख कर के कुछ अजीब लग रहा है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। कल से खलबली मची हुई है। कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, वो क्या सोचते थे कर्पूरी ठाकुर, आखिर क्या करना चाहते थे? सर, पहला सवाल ये है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, इसको लेकर के गहन लोगों में चर्चा हो रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि भारत रत्न अवार्ड तो दिया गया, खुशी भी है, उन्हें भी चाहिए, लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर करना चाहते थे, जो वो सोच रहे थे, क्या वो हो पाया? उस पर चर्चा क्यों नहीं? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सारे मूल निवासी बहुजन समाज को जी कि देर आए दुरुस्त आए। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी एक आइकन है, समाजवाद का एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी प्रतिभा को आज पूरा विश्व जानता है। जी चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब आज बीजेपी को भी समझ में आया, कुछ आरएसएस को समझ में आया कि इनकी कोई महत्ता है, तो उन्होंने भारत रत्न दिया। मुबारकबाद के पात्र हैं हमारे लोग। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो मैं समझ पा रहा हूँ वो बड़ा कंट्राडिक्टरी सा है। हुआ ये है कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी जीत के 272 के जादुई आंकड़े से बहुत दूर रह गई है। नारा तो 400 पार का दे रही है, मगर कोई 400 पार वाला इनके पास फार्मूला बना नहीं। राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी जो इनकी रिपोर्टें हैं, जो आरएसएस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की रिपोर्टें हैं और जो अपनी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, उन सब रिपोर्टों के बाद भी इनको पता चल चुका था कि 100 का आंकड़ा भी इस बार भाजपा पार नहीं कर पाएगी 2024 के इलेक्शन में, शायद डबल डिजिट में ही कहीं सिमट जाएगी। तो उसके बाद इनकी रातों की नींद उड़ गई। अभी हाल ही में सुना होगा आपने, अमित शाह जी ने बिहार में कहा था कि जेडीयू के लिए हमने दरवाजे परमानेंटली बंद कर दिए हैं। मगर जैसे ही राम प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई और उसके बाद सारा एक खंगाला गया पूरा सिस्टम की, अब क्या होगा? क्या अब एक वेव चलेगी और क्या इतने वोट मिल जाएंगे कि हम 400 पार या कम से कम 272 का जादुई आंकड़ा अपने 40 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एनडीए का छू पाएंगे? तो रिपोर्ट जब 100 से नीचे की रही तो इनकी नींद एक झटके में टूटी और इन्होंने खलबली मचा दी और नीतीश को अपने साथ लाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। नीतीश ने आनन फानन में एक मांग रख दी कि आप पहले भारत रत्न दो कर्पूरी ठाकुर जी को, क्योंकि 63% जो ओबीसी की जनगणना हुई है बिहार में जी, उसमें 53-54% जो है कमेरा वर्ग है, यानी आर्टिजन ओबीसी है, यानी अपर स्टाटा जो ओबीसी का है, जिसमें कुर्मी आते हैं, नीतीश कुमार जिसको बिलोंग करते हैं, यादव आते हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव जी हैं, कुशवाहा आते हैं, कायस्थ आते हैं, इस तरह के 4-5-6 जातियां छोड़ के तथाकथित जो ओबीसी में ऊंची आती हैं, बाकी 53-54% समाज जो है वो कमेरा है, वो आर्टिजन है। वो जैसे नाई, जीवर जैसे कुम्हार,
ये सब लोग हैं। तो नीतीश ने कहा कि अगर मैं लालू जी को छोड़कर आपके साथ आ जाता हूं और अगर ये लालू जी के साथ चले गए तो हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा और जेडीयू ना तो लोकसभा के इलेक्शन में कहीं दिखेंगे, ना ही विधानसभा के इलेक्शन में कहीं दिखेंगे। तो उन्होंने अल्टीमेटली एक खेल खेला कि चलिए भारत रत्न देके कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी के माध्यम से अपने पाले में ले आए। तो इस तरह से ये गेम इन्होंने खेली। चलो इसी बहाने से ही कर्पूरी ठाकुर जी को रिकॉग्निशन मिली। मगर जो काम कर्पूरी ठाकुर जी करना चाहते थे जी, जो समाजवाद का बीज उन्होंने बोया था, जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात थी, जो उन्होंने 12% आर्टिजन ओबीसी को, एमबीसी को और 8% अपर ओबीसी को आरक्षण दिया और एससी एसटी को आरक्षण दिया, जिसकी नतीजे में अब जनगणना भी हुई बिहार में और 75% आरक्षण भी वहां के लोगों को मिला। इतना बड़ा ये जो रेवोल्यूशन आया कर्पूरी ठाकुर की वजह से, तो मेरा ये मानना कि इसको रिकॉग्निशन तो मिली, मगर दूसरी तरफ अगर आप भाजपा को देखें तो पूरे देश में वो आरक्षण भी खत्म कर रही है, हिस्सेदारी भी खत्म कर रही है और एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ 24 घंटे षड्यंत्र कर रही है। आपने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन देखी होगी, जितनी भी यूनिवर्सिटियों को कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको हम कहते हैं यूजीसी, उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया है कि अब सारे विश्वविद्यालयों में, सारी यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन जो है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए और इस पे काम भी शुरू हो गया है। तो इससे ये पता चलता है कि आरक्षण को बिल्कुल निस्तो नाबूद करने का आरएसएस का एजेंडा जो है वो मोदी जी लागू करने में लगे हुए हैं और नीतीश भी अब उनके साथ चले गए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जितनी डेवलपमेंट अभी पिछली नीतीश की सरकार ने की है जब वो लालू के साथ थे, तो वो सारी डेवलपमेंट लालू की वजह से थी, तेजस्वी की वजह से थी। नीतीश का उसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि नीतीश अब उन लोगों के साथ वापस चले गए हैं जो रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं और बावजूद इसके कि वो खत्म कर रहे हैं, नीतीश वापस गए हैं। तो अब लोगों को एक मैसेज चला गया बिहार में और पूरे भारत में कि नीतीश और भाजपा को धराशायी करना, खत्म करना ही हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। भाजपा और जेडीयू को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए मूल निवासी बहुजनों का, मेरा ये मानना है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया है, अब ये सवाल है कि नीतीश कुमार क्या कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम का फ़ायदा लेकर के भाजपा के साथ चले गए हैं। कर्पूरी ठाकुर की जो जंग थी, जिस जंग को वो लड़ रहे थे, उस जंग को धराशायी कर दिया है। बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर समाजवाद की बात करते थे और हर वर्ग को हिस्सा देने की बात करते थे। उन्होंने जब रिजर्वेशन लागू की थी तो 3% स्वर्ण जातियों के गरीबों को भी दी थी। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो किसी भी व्यक्ति को किसी से कम नहीं आंकते थे। किसी भी तरह का, किसी भी धर्म वर्ण जाति का कोई भी व्यक्ति जो बिहार में रहता था उसके लिए वो समर्पित थे। हालांकि तथाकथित स्वर्ण जातियों ने उनके साथ बहुत बुरा किया था। जब वो मैट्रिक पास कर चुके तो एक जमींदार के पास उनके पिताजी उनको ले गए, तो उस जमींदार ने कहा अच्छा मैट्रिक पास कर लिए हो, फर्स्ट डिवीजन में पास किए हो, और उन दिनों में कई गाँव में मिलाकर कोई एक मैट्रिकुलेट होता था। तो उस जमींदार ने, जो कि अपर कास्ट का था, उसने कहा अच्छा आओ मेरे गौड़ दबाओ, गौड़ मतलब मेरे पैर दबाओ। तो ये स्टिग्मा जो कर्पूरी ठाकुर को नाई जाति के होने की वजह से उन्होंने दिया, ये उनके दिमाग में छप गया और इसके बदले में उन्होंने एक दिन सीएम बन के दिखाया। 2 बार बिहार के सीएम रहे, एक बार डिप्टी सीएम भी 1-2 बार रहे और एमएलए तो वो रहे ही, मिनिस्टर अपोजिशन तो वो रहे ही, लेकिन वो उस हद तक आगे बढ़े। इसके अलावा उनके साथ बड़ी बुरी हुई जब आरक्षण उन्होंने लागू किया तो उनको माँ की गालियां, बहन की गालियां, बद्दी बद्दी और जलील तरीन गालियां, हद से ज्यादा गंदी गालियां तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने दी। तो मेरा ख्याल है नाई समाज को, और लोहार तरखान हो, कुम्हार हो, चमार हो, कोई भी हो, एससी एसटी ओबीसी की सभी जातियों को ये याद रखना चाहिए, जिस कर्पूरी ठाकुर ने उनको जमीन दी, जमीन से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए उसने माँ बहन की गालियां भी खाई, जूते भी खाए स्वर्ण जातियों के, तब जाके इनको वो हक मिले। और इसलिए उनका वो जो ध्येय है, अगर नीतीश सीएम आते हैं भाजपा के साथ में, आप देख रहे हैं जो तस्वीर बन रही है, अगर नीतीश सीएम आते हैं तो कर्पूरी ठाकुर की जो विचार थे उन्हें तो धराशायी कर दिया था। बिल्कुल, उनको धराशायी कर ही दिया गया है। नीतीश अगर उन विचारों पे चलने वाले होते तो भाजपा के साथ जाते ही नहीं। अब डर ये है कि जो फैसले उन्होंने
तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ बनाई हुई सरकार में लिए हैं, कहीं इस 24 की इलेक्शन के बाद बीजेपी को और मोदी को और आरएसएस को खुश करने के चक्कर में और अपने किसी जाति मफाद के लिए उनको पलटना ना शुरू कर दे। गृह और मंत्री ने ये कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब उनके लिए ये दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। अमित शाह को देखकर मुझे ये लगता है कि थूक कर चाटना अगर कहीं देखना हो तो किसी से सीखना भी हो किसी ने तो अमित शाह से सीखे। उन्होंने अभी हाल ही में ये स्टेटमेंट दी थी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए और उनके जो प्रधान थे उस वक्त पार्टी के लल्लन जी, उन सब के लिए उन्होंने कहा था कि हमने दरवाजे परमानेंटली बंद कर दिए हैं कुछ दिन पहले, और अब चाटने पे भाजपा मजबूर हो गई है। तो ये थूक कर चाटने जैसी बात है। अल्टीमेटली दोनों के मफाद हैं। भाजपा में अगर देखें अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मफाद और इस तरफ नीतीश जी का मफाद है। ये स्वार्थ की खातिर एकजुट फिर से हुए हैं और अब बिहार की जनता इनको पक्का सबक सिखाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या ओबीसी या एससी समाज के लिए या एसटी समाज के लिए आरक्षण ही सब कुछ है और कोई चीज़ें मायने नहीं रखती हैं? मैं देख रहा हूँ कि जब भी बात हो रही है पिछले दिनों में ये कहा जा रहा है कि हमें आरक्षण दे दीजिए। अब 27% आरक्षण की मांग जो हो रही थी सिर्फ उस पर चर्चा हो रही है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। ओबीसी समाज को एक बात समझनी होगी, जब लालू नीतीश ओबीसी एक साथ आए तो जितनी जनसंख्या थी उतनी हिस्सेदारी उन्होंने ले ली। ये बात आरक्षण की नहीं, हिस्सेदारी की है। और हिस्सेदारी तो हमें मांगनी भी चाहिए, मांगनी क्या है, छीननी चाहिए। और अगर ना मिले तो सत्ता में खुद आके अपने लिए हिस्सेदारी का हिसाब किताब हमें करना चाहिए। अब जहां तक सवाल यह है कि क्या आरक्षण ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, तो ये बड़ा मूर्खतापूर्ण जवाब होगा अगर मैं कहूँ हाँ। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में जिसकी जनसंख्या 50% से अधिक हो उसे हमेशा रूलिंग पावर में रहना चाहिए, उसे राज करना चाहिए। यही बात बाबा साहब भी कहते थे, यही बात मान्यवर कांशीराम भी कहते थे, यही हमारे महामानव भी कहते थे। तो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा उनका होता है जो मेजॉरिटी में हो। लोकतंत्र में जिसकी मेजॉरिटी हो। 65% पॉपुलेशन होने के बावजूद ओबीसी अगर 27% की भीख मांग रहा है तो लानत है ओबीसी पे। इनको समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए। इनको एकजुट हो जाना चाहिए, अपने एससी एसटी भाइयों को, माइनॉरिटी भाइयों को अपने साथ लेके उनकी भी हिस्सेदारी तय करके अपनी हिस्सेदारी छीन लेनी चाहिए और इस देश पे राज करना चाहिए। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और इस देश के साधन संसाधन सब हमारे मूल निवासी बहुजनों के कब्जे में होने चाहिए। सिर्फ ओबीसी के कब्जे में नहीं, एससी एसटी माइनॉरिटी के भी कब्जे में होनी चाहिए। हम सबका डीएनए एक है, ये देश हमारा है, हमारे कब्जे में होने चाहिए। ये हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन हो, ब्राह्मणवादी व्यवस्था धराशायी हो और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की जो संविधान में दी हुई व्यवस्था है, समता मूलक समाज, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज, वो बनाने वाली व्यवस्था, ये हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। ना कि कुछ पीनट्स 2%, 4%, 27%, इस पर ओबीसी को बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। ये तो कुछ मफाद परस्त लोग हैं जो इसका गाना गाते रहते हैं क्योंकि उनको या उनके बच्चों को ये रिजर्वेशन फायदा देगी। करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का अभी तक ना कभी कोई फायदा हुआ, ना आने वाले समय में होगा। तो उनका क्या होगा? जब तक हम रूलिंग पोजीशन में नहीं आते तब तक हम उन सबका नहीं सोच सकते, और जब तक हम सबका नहीं सोच सकते आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं है। ये एक गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक के अलावा इसका कोई मतलब, कोई मकसद मुझे नजर नहीं आता। सूरज, आप कैसे देख रहे हैं इन परिस्थितियों को? अब जो हालात हैं, इन हालातों को आप कैसे देख रहे हैं कि अब एक दावा जो है मोदी जी ने जो गारंटी दी है, अखबार के पहले पन्ने पर आता है कि मोदी जी की गारंटी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये ज़रूरत है बहुजन समाज की या 80 करोड़ लोगों की, या कुछ और ज़रूरतें हैं? जय भीम। संसार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो राशन या 2 किलो राशन जो देने की मुहिम जो चलाई जा रही है, जो मोदी की गारंटी बताई जा रही है, ये मोदी जी की या मोदी सरकार की जो गारंटी है, ये एक बिल्कुल ही ढकोसला है और लोगों को गुमराह करने की साजिश है। तो और इससे वो ये भी साबित करते हैं कि अभी भी इस देश में 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन लोगों को ये 5 किलो राशन, आज के युवा को 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं है। आज के युवा को रोज़गार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने शिक्षित होने की वजह से अपना रोज़गार जो है वो स्वयं ढूंढने की कोशिश करेगा और ढूंढ भी लेगा। लेकिन ये सरकार अभी जो काम कर रही है, पिछले 15-20 सालों से लगी हुई है इसी काम में कि ये
हमारे SC ST OBC समाज की जो शिक्षा पे प्रहार कर रही है ना, ये बहुत ही बड़ा प्रहार कर रही है। और हमारा जो दबा कुचला समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी टारगेट कहाँ कर रही है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये टारगेट जो है हमारी शिक्षा पर हो रहा है, हमारी शिक्षण संस्थानों पर हो रहा है। जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ये सरकारी स्कूलों को, सरकारी शिक्षित संस्थानों को बंद करते जा रहे हैं। और जैसे कि अभी बसोत्रा साहब ने बताया ही है आपको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें वो रिज़र्वेशन जो है वो ख़त्म कर देना चाहती है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ रिज़र्वेशन वो ख़त्म करना चाहती है जिसमें से कि दलित समाज को जो है फ़ायदा होगा, और ये वो रिज़र्वेशन ख़त्म नहीं करना चाहती जिससे दलित समाज के मुंह पे एक तमाचा बजेगा, जो कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से हमारे समाज से निकले हुए कुछ दलाल व्यक्ति जो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए अपने पूरे समाज का जो सौदा कर देते हैं और अपने पूरे समाज को अंधकार में कर देते हैं। अब जो दलित समाज कंफर्ट जोन में पहुंच गया है, क्या वो ये जानता है कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ दलित है, क्या उसकी तरफ ये रिज़र्वेशन की जो पहुंच है, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? क्या वो दलित इस रिज़र्वेशन का कुछ फ़ायदा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा? तो कुल मिलाकर ये है कि अपना दलित समाज भी उन लोगों को, अपने ही समाज को वोट बैंक की तरह देखते हुए आगे बढ़ रहा है। ना तो पूरे दलित समाज को जो रिज़र्वेशन का फ़ायदा है वो मिल रहा है, और ये गवर्नमेंट जो इस समय चल रही है, ये तो बिल्कुल ही आप लोगों को किसी तरह रिजर्वेशन या किसी तरह की सहूलत नहीं देगी। राज्य या फिर हिंदू राष्ट्र का कितना जो है फ़ायदा OBC SC ST OBC समाज को होगा, ये दिखाया जा रहा है कि कोई भेदभाव नहीं है। उस राष्ट्र की ज़रूरत है, हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। बड़े सारे संगठन अब हिंदू राष्ट्र के नाम से जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं। देखिए सर, ये एक बहुत ही पेचीदा विषय है, लेकिन अगर आपने मुझे सवाल पूछा है तो हमें हिंदू राष्ट्र की भी ज़रूरत नहीं है और राम राज्य की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमें केवल शिक्षा और समाजवादी और समतावादी जो राष्ट्र है उसकी ज़रूरत है। जो जिसकी जो सोच जो थी वो शाहू जी महाराज ने रखी थी, फूले साहब ने रखी थी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रखी थी, और उन्होंने अपने संविधान में ये बताकर भी गए हैं कि हमें किस राष्ट्र की ज़रूरत है। तो हमें ये आज जो युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, शिक्षा का युग है, तो हमें शिक्षा चाहिए। हमें उस तरह का वो राष्ट्र नहीं चाहिए जिस तरह में एक मतलब कि एक आबादी का, एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा पे वो दबाव हो, या उसका परचम जो है दूसरी विचारधारा के लोगों पे रह जाए। लग रहा है कि उसमें दबाव रहेगा, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर रहेगा, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, ये संसार जी, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। सदियों से सहते आ रहे हैं, सदियों से ये होता आ रहा है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा जो है वो दूसरी जो समतावादी विचारधाराओं के लोग हैं उनको दबाते ही आ रहे हैं, और ये शोषण जो है सदियों से चलता आ रहा है। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन इन भगवा कलर के झंडों को देख करके, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को देख करके और हर घर पर लगा हुआ भगवा ये साबित कर रहा है कि लोग राम राज्य चाहते हैं। देखिए, जिनकी बुद्धि अपनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि राम राज्य कैसा था, अगर सबको राम राज्य चाहिए तो आप पीछे इतिहास उठाकर देख लीजिए कि आपके साथ राम राज्य में क्या हुआ करता था, किस तरह से आप लोगों की जो जीवन शैली थी वो आप देख लीजिए राम राज्य की। हमें किसी राज्य का विरोध नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा विरोध जो है, हम चाहते हैं समतावादी समाज, समतावादी राष्ट्र, जहां सबको समान अधिकार हो, गरीब का भी उतना अधिकार हो, अमीर का भी उतना अधिकार हो। ऐसा ना हो कि कुछ % लोग जो हैं वो देश के साधन संस्थानों पर बैठ जाएं और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहे और वो अपने हिस्से के लिए वंचित रहते जाएं। हमें ऐसे समाज की ज़रूरत है। बाकी हमें भड़काने के लिए, हमको बांटने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, हर तरह का झंडा लेकर आएंगे, हर तरह की विचारधारा लेकर आएंगे, लेकिन हमें बंटना नहीं है। हमें अपने हकों के लिए जागरूक होना है और हमें समाजवादी, समतावादी जो राष्ट्र है वो चाहिए। जी, एक समाजवादी, समतावादी भारत को बनाए रखना कितना ज़रूरी है, इन लोगों ने जो कहा है उन बातों को अगर आप समझिए तो आप ये समझेंगे कि लोगों के अंदर एक डर है। एक और राम राज्य बनाने की बात कही गई है। अयोध्या के बाद लोगों के घरों पर लगे हुए झंडे ये बता रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि राम राज्य का निर्माण हो, लेकिन ये लोग भी उसी समाज से हैं
जो समाज अब झंडे लेकर के घूम रहा है, ये लोग ये कह रहे हैं कि राम राज्य की उस काल में दलितों की, पिछड़ों की क्या हालात थे, वो इतिहास उठा करके देखना होगा। राजीव मेरे साथ हैं। राजीव, इस भारत की तस्वीर अब क्या है और इस तस्वीर को SC OBC समाज कैसे देख रहा है? राजीव, बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। आप कैसे देख रहे हैं कि अब जो भारत को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, या भारत को जिस तरीके से बदलने का प्रयास किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि भारत बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है? संसार जी, सोच काफ़ी लंबे समय से बदलने की कोशिश की जा रही थी। अब यह है कि उसका असर दिखना शुरू हो गया है जी। या आप आसपास देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। तो इस असर से नुकसान ये होगा कि जैसे हमारे सामने एग्जांपल है पाकिस्तान की जी। एक किस्म के लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुशहाल रहेंगे। वो कहीं ना कहीं कि इंसान फिर लड़ेगा तो सही, फिर वो छोटी छोटी जातियों में लड़ेगा, फिर वो रंग भेद पे लड़ेगा, वो लड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो लड़ने के लिए कुछ ना कोई ढूंढ लेता है जी। तो एक ऐसा गुलदस्ता होना चाहिए जिसमें हर किस्म के फूल हों, राष्ट्र वही फलता फूलता है। तो अगर एक तरह की सोच की तरफ आप जाएंगे या एक विचारधारा की तरफ जाएंगे तो वो नुकसान होगा। इन दिनों आप कैसा देख रहे हैं भारत को? अब जो हालात हैं या फिर जो लोगों की डिमांड, मैं मान सकता हूँ कि लोगों की छत पे लगे हुए वो भगवा कलर के झंडे ये साबित कर रहे हैं कि लोग खुश हैं, लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लोग चाहते हैं कि राम राज्य आए। सर, जो राम राज चाहते हैं उन्हें राम राज मिल गया है, 22 को मिल गया है। तो रह गई जो लोग जिनके छत पे झंडे नहीं लगे, तो उनका भी उन्हें मुल्क मिलना चाहिए ना। वो सबसे प्यार से रहें, सभी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, उस राष्ट्र की तरफ कब बढ़ेंगे? जो 24 को 22 को जो मिला है, ठीक है, जिनको चाहिए था उनको मिल गया, ठीक है, किसी की अगर श्रद्धा थी तो उनको मिल गया, पर जो लोग चाहते हैं कि सब एक साथ रहें, उनके बारे में कब सोचा जाएगा? सरकार की ये भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो इस बारे में भी सोचे। आप खुश नहीं हैं राम राज्य से? सर, राम राज से मेरे खुश होने से क्या होता है? जो आप खुश हैं, भारतीय नागरिक हैं, मैं भारतीय ही खुश हूँ। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है, क्या परेशानी क्या है? सब सर, उसमें चीज़ें क्लियर नहीं ना कि कौन कहाँ पे होगा। पहले भी तो इस देश में राज था, तो अगर वो इतना ही अच्छा था तो फिर आज हम यहाँ क्यों मतलब कि इतना इस देश को गुलामी करनी पड़ी अगर सब कुछ ठीक था? ये सवाल है जी।